गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम इतिहास का जो चौथा चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे। पहले जो टॉपिक आया था उसमें हमने थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया कि किन उद्देश्यों के तहत जो अरबी इस्लामिक व्यक्ति थे उन्होंने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, उनका उद्देश्य क्या था। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि सिंध प्रांत कहाँ स्थित है, जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। ईरान से जो अरबी इस्लामिक थे वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, और इस धर्म प्रचार हो या साम्राज्य विस्तार की नीति हो या फिर धन प्राप्ति हो, तो उसके लिए ये सिंध में भी प्रवेश कर गए। सिंध में प्रवेश करने के पहले बहुत से देश ऐसे हैं जो एक दूसरे देश से व्यापार करते थे, जो वस्तुओं का आदान प्रदान था वो किया जाता था। तो एक परिस्थिति ऐसी बनी कि सिंध के ऊपर जो अरबी इस्लामिक थे उन्होंने आक्रमण क्यों किया, ये बहुत जानने की वजह है। हालांकि उद्देश्य हमने देख लिया कि उद्देश्य क्या था, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से अचानक ही इस्लामिक जो अरबी थे उन्हें सिंध के ऊपर आक्रमण करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि जो सिंध थे उस समय जब सिंध के राजा थे दाहिर सेन, ठीक है, और दूसरी तरफ जो अरबियों के जो प्रमुख खलीफा थे वो देखिए यहाँ पर वालिद प्रथम, यानी कि वालिद प्रथम जो थे वो सिंध उसके अरबियों के क्या थे, इस्लामिकों के खलीफा थे। तो ये काफ़ी फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो एक बार क्या हुआ कि इनके लिए उपहारों से भरे हुए 8 जहाज आ रहे थे श्रीलंका से। उपहारों से भरे हुए 8 जहाज श्रीलंका से आ रहे थे। तो बीच में ही देवल नामक जगह पर उन जहाज़ों को लुटेरों के द्वारा लूट लिया गया। तो इस बात का पता जब वालिद प्रथम को लगा तो वो काफ़ी गुस्से में हुए, आग बबूला हुए। उन्होंने इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि मेरे जो उपहार के जो जहाज आ रहे थे वो कहाँ चले गए। तब पता लग गया गुप्तचरों के द्वारा कि आपके जो जहाज़ थे वो देवल, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता है, देवल सिंध प्रांत में पड़ता है, वहाँ पर आपके जो जहाज है वो लूट लिए गए हैं। तब वालिद प्रथम ने अपने जो व्यक्ति थे उनके द्वारा दाहिर सेन से पूछने का प्रयास किया कि आपके देवल नामक प्रांत में इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। तो दाहिर सेन ने इस घटना से पूरी तरह से मना कर दिया कि मुझे इस बात का पता नहीं है और ना ही मैंने आपके जहाज़ों को लूटा है। अब वालिद प्रथम ने क्या किया, अपने 2 व्यक्तियों को भेजा वहाँ पर कि आप इसकी जानकारी लेके आओ, आप और नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर चढ़ाई कर दो, युद्ध कर दो। 2 भेजे, अब्दुल्ला और बुदेल, यानी कि अब्दुल्ला और बुदेल नाम के 2 व्यक्तियों को भेजा था सिंध में सबसे पहले। तो ये दोनों ही हार कर आ गए, वापस पराजय का सामना करना पड़ा और ये वापस यहाँ पर आ गए। तब वालिद प्रथम ने, जो वहाँ के गवर्नर थे अल हजाज, यानी कि ईरान जो था वहाँ पर जो अरबी क्षेत्र था वहाँ के जो गवर्नर कौन थे, अल हजाज। इन अल हजाज को कहा कि आप अपनी तरफ से ऐसे व्यक्ति को भेजें जो इस बात का पता लगा सके और सिंध प्रांत के ऊपर आक्रमण कर सके, ठीक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अल हजाज ने अपने सबसे विश्वसनीय जो व्यक्ति थे, अधिकारी था, मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ भेज दिया, सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और सिंध में आक्रमण करने के लिए सबसे पहला जो जगह चुना मोहम्मद बिन कासिम ने वो कौन सा, देवल। क्योंकि देवल क्यों चुना, क्योंकि ये चीज़ आ गई थी कि देवल नामक स्थान पर जो वालिद प्रथम है उनके जहाज़ों को लूट लिया गया है और दाहिर इसके लिए मना कर रहा है। अब आपका सिंध का क्षेत्र है
उसे पता ही नहीं है क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। और फिर मोहम्मद बिन जो कासिम था वो कहाँ चला गया, देवल चला गया। देवल जब ये चला गया तो उसने उस पूरे नगर को घेरने की योजना बनाई। भाई देवल को जीतेंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे अपन, तो देवल को या देवल नगर को जीतने के लिए योजना बनाई। तब इसको किसी ने ये सूचना दी कि जो मंदिर के ऊपर ध्वज लहरा रहा है, 120 फीट ऊंचा जो मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है वो ताबीज बंधा हुआ है, उसके ऊपर लाल झंडे से ताबीज बंधा हुआ है। जब तक वो ताबीज और झंडा कायम है आप इस नगर को नहीं जीत सकते। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ जो लोग थे सिंध के उनको अपनी ओर मिला लिया और उनके सहयोग से इस मंदिर के जो लाल पताका थी ध्वज उसको गिरा दिया। अब इसके गिराने से क्या हुआ कि जो देवल की जो सेना थी वो क्या हुई, हतोत्साहित हो गई, यानी कि निराश हो गए, उनके कंधे झुक गए। कहने का मतलब जब ध्वज लहरा रहा था तो उनकी शक्ति और ताकत का प्रतीक था, और जैसे ध्वज गिर गया तो उनके कंधे भी झुक गए। और इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने देवल को अपने अधीन कर लिया, यानी देवल को जीत लिया। अब देवल को जीतने के बाद में वो कहाँ चला गया, नेउन। नेउन को भी इसने अपने अधिकार में ले लिया। नेउन के बाद में वो चला गया सहवान। सहवान में जब ये गया तो सहवान का राजा था माजरा। माजरा राजा, जब उसको पता चला माजरा राजा को कि मोहम्मद बिन कासिम वहाँ पर आ रहा है, तो उसके डर से ही ये यहाँ से भाग गया। माजरा राजा यहाँ से भाग गया और उसके भागने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने सहवान के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। सहवान पे अधिकार करने के बाद में ये पहुंच गया सीसम। सीसम में जाटों का राज था। ठीक है, यहां पर ये चला गया और इसके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। लेकिन जब सहवान से माजरा भाग के गया तो वो कहाँ आ गया था, सीसम, और ये माजरा इनको यहां पर मिल गया और इसको मौत के घाट उतार दिया। सीसम को जीत लिया। अब उसकी अगली चढ़ाई जो थी वो थी रावर, जहां पर कौन बैठा हुआ था गद्दी के ऊपर, दाहिर सेन। रावर, ठीक है, रावर का युद्ध, ये एक फेमस युद्ध था। रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सेन के बीच में। ठीक है, रावर का युद्ध। इस रावर के ऊपर जब चढ़ाई की तो दाहिर की जो सेना और दाहिर स्वयं खुद मोहम्मद बिन कासिम के सामने डटकर खड़े होकर बड़ी बहादुरी के साथ उसने मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया। बड़ी वीरता के साथ दाहिर सेन ने मुकाबला किया। और मैं बता दूं, दाहिर सेन एक हिंदू सम्राट थे। ठीक है, तो दाहिर सेन ने मोहम्मद बिन कासिम का रावर के युद्ध में जम के मुकाबला किया और उसी मुकाबले के दौरान जो मोहम्मद बिन कासिम के जो सैनिक थे वो तीर बरसा रहे थे और अचानक इस युद्ध में एक तीर दाहिर सेन के आकर लग गया और वो घायल हो गया और वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गया। कब हुआ, 20 जून 712 ईस्वी। याद रखेंगे कि दाहिर सेन की मृत्यु कब हुई, 20 जून 712 ईस्वी को दाहिर सेन की मृत्यु हो गई या फिर वो वीर गति को प्राप्त हो गया। यानी कि जम के मुकाबला किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम भी काफ़ी दिलेर योद्धा था और पहला इस्लामिक आक्रमण किया था। यानी कि पहला इस्लामिक आक्रमणकारी कौन था भारत के ऊपर करने वाला, मोहम्मद बिन कासिम। इस चीज़ का याद रखना कि भारत के ऊपर या सिंध के ऊपर, सिंध के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला इस्लामिक व्यक्ति कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो उसने रावर को जीत लिया और दाहिर सेन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। दाहिर सेन मर गया और जब इस बात का पता उसकी रानी को चला, रानी बाई, दाहिर सेन की पत्नी कौन थी, रानी बाई। जब रानी बाई को इस बात का पता चला कि दाहिर सेन जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने भी अपने साम्राज्य को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई और इसने भी क्या कर लिया, जौहर कर लिया। जौहर आप जानते ही हैं कि जो महिला है अपनी अस्मत को बचाने के लिए कि मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी, किसी की दूसरी पत्नी नहीं बनूंगी, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, तो अपनी अस्मत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए जलती हुई आग में कूद जाना, उसे कहते हैं जौहर। तो रानी बाई ने क्या किया, जैसे ही दाहिर सेन की मृत्यु हुई, रानी बाई ने क्या कर लिया,
जोहर कर लिया और पूरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम के कब्जे में आ गया क्या, रावर जहाँ 20 जून 712 ईस्वी को। फिर उसने जो अपनी अगली चढ़ाई की वो की ब्राह्मणाबाद पर, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुँच गया, ब्राह्मणाबाद में भी इसने जीत लिया इसको। यहाँ जब जीतने के बाद में दाहिर सेन की 2 पत्नियां थी, एक तो रानी बाई जिस जोहर कर लिया और उसके बाद में एक पत्नी थी रानी लाडी, यानी कि रानी लाडी ब्राह्मणाबाद में इसको मिली। रानी लाडी के 2 बेटियां थी, दाहिर सेन की 2 बेटियां थी, एक तो सूर्य देवी और एक परमल देवी, ठीक है। यानी कि दाहिर सेन की 2 शादियां हुई थी, रानी बाई और रानी लाडी, ठीक है, और दाहिर सेन की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इन दोनों बेटियों को अपने कब्जे में ले लिया और कहाँ भिजवा दिया, खलीफा के पास में भिजवा दिया। यानी कि इनको अपने पास रखा कुछ समय और फिर खलीफा के पास भिजवा दिया, सूर्य देवी और परमल देवी को। यहाँ पर जो दाहिर सेन का बेटा था जय सिंह, इस मोहम्मद बिन कासिम से डरकर वो क्या चला गया, यहाँ से भाग गया, यहाँ से वो चला गया। उसके बाद में ब्राह्मणाबाद पर अधिकार कर लिया। फिर आ गया वो आलोर, यानी आरोर, जो कि उस समय सिंध की राजधानी थी, यानी ब्राह्मणाबाद पे अधिकार किया। फिर आ गया आलोर या आरोर, जो कि उस समय क्या थी, सिंध की राजधानी, उसको भी अपने अधीन कर लिया। और अंतिम चढ़ाई की मुल्तान के ऊपर। मुल्तान जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है अभी वर्तमान बंटवारे के बाद में, लेकिन ये बात हम कर रहे हैं 712 ईस्वी की, जब पूरा एक प्रांत हुआ करता था, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी, ठीक है। तो मुल्तान के ऊपर इसने आक्रमण कर लिया और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम को सफलता मिली और ये अंतिम इसका पड़ाव था। यानी मुल्तान जो जगह थी वो मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम पड़ाव था। यहाँ पर इसको अपार धन संपदा मिली, बहुत ज़्यादा धन संपदा इसको प्राप्त हुई, इसलिए इसने मुल्तान का नगर नाम क्या कर दिया, बदलकर स्वर्ण नगर। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान में अपार धन संपदा प्राप्त हुई और अपार धन संपदा प्राप्त होने की वजह से उसने मुल्तान का नाम बदल के क्या कर दिया गया, स्वर्ण नगर कर दिया। ये इसकी अंतिम चढ़ाई थी, ठीक है, अंतिम लड़ाई थी मुल्तान में। तो ये देख लीजिए, यहाँ से उसने देवल से स्टार्ट किया। मोहम्मद बिन कासिम ने, समझने की चीज़ है, कौन कौन से क्षेत्रों को जीता, देवल में कौन सी घटना घटित हुई। देवल से नेऊन आ गया, नेऊन से सहवान से सीसम में आ गया जहाँ जाटों का रास्ता। रावर में आया तो रावर में इसका सामना किसके साथ हुआ, दाहिर सेन के साथ हो गया, ठीक है। दाहिर सेन वीरता के साथ लड़ रहा था लेकिन घायल हो गया। तो 20 जून 712 ईस्वी को इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ये वीर गति को प्राप्त हो गया। रानी बाई ने जोहर कर लिया। फिर उसने अगली चढ़ाई कहाँ की, ब्राह्मणाबाद पे भी इसने विजय प्राप्त कर ली। जय सिंह यहाँ से चला गया। रानी लाडी और उसकी जो 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी, इसको इसने क्या कर लिया, बंदी बना लिया, अपने पास रख लिया और उसके बाद में कहाँ भेज दिया, वालिद प्रथम के पास, जो कि खलीफा था। खलीफा का मतलब धर्मगुरु, राजनीतिक जो इस्लामिक लोग थे उनके धर्मगुरु को क्या कहा जाता था, खलीफा। तो खलीफा के पास इसको भेज दिया। फिर ब्राह्मणाबाद से सिंध की राजधानी आरोर में चला गया, वहाँ अधिकार किया और अंतिम में कहाँ चला गया, मुल्तान। और मुल्तान में अपार धन संपदा प्राप्त करने के बाद में उसने उसका नाम बदल के क्या कर दिया, स्वर्ण नगर, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट यहाँ तक कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और कौन कौन से क्षेत्रों को उसने जीत लिया। अब उसके बाद में जो आता है वो आता है मोहम्मद बिन कासिम का अंत। मोहम्मद बिन कासिम का अंत, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। अब टॉपिक कौन सा आया, मोहम्मद बिन कासिम का अंत। देखो अंत कैसे हुआ, काफ़ी रोचक घटना है, रोचक कहानी है एक छोटी सी कि कैसे अंत हुआ। आपको पता है कि जो ब्राह्मणाबाद जब जीता उसने, तो उसने उसकी 2 बेटियां, किसकी, दाहिर की,
सूर्य देवी और परमल देवी को अपने पास रखा और कहाँ भेज दिया? वालिद प्रथम के पास में। वालिद प्रथम, मैं आपको बता दूं कि एक इतिहासकार थे, दो इतिहासकार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि वो काफ़ी सुंदर थी। दोनों जो बेटियां थी उसकी, सूर्य देवी और परमल देवी, वो काफ़ी सुंदर थी। और जो वालिद प्रथम था वो इनके ऊपर क्या हो गया? प्रभावित हुआ, उनकी सुंदरता से प्रभावित हो गया और उनका जो रूप लावण्य था वो काफ़ी उसको भा गया। तो उसने उनसे प्रेम का प्रस्ताव रखा। वालिद प्रथम ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, लेकिन जो दोनों बेटियां थी सूर्य देवी और परमल देवी, उन्होंने एक तरकीब सोची बदला लेने की। तो जैसे ही इसने प्रेम का प्रस्ताव रखा, उनकी खूबसूरती को देखकर, उनके रूप लावण्य को देखकर, तो उस जो सूर्य देवी और परमल देवी थी, उन्होंने क्या कहा कि हम आपके प्रेम के लायक नहीं है, आपकी जो सैया है उसके ऊपर पैर रखने के लायक हम नहीं रहे हैं। तब उसने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा जो कोमार्य है वो भंग कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब, इसने प्रेम का प्रस्ताव रखा उनकी सुंदरता रूप लावण्य को देखकर, लेकिन उन्होंने एक चालाकी चली सूर्य देवी और परमल देवी ने, और उन्होंने क्या कह दिया कि हम आपके प्रेम के लायक नहीं है, आपकी जो सैया है उसके ऊपर पैर रखने के लायक अब हम नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने हमारा जो कोमार्य है उसको क्या कर दिया? भंग कर दिया। ठीक है, अब इतना ही इसने सुना वालिद प्रथम ने, तो ये काफ़ी आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया और उसने अपने लोगों को ये सूचना दे दी कि जहाँ भी मोहम्मद बिन कासिम हो उसको मारकर बेल की जो खाल होती है उसमें बंद करके लेके आ जाओ। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। जब ये मुल्तान में था, अंतिम चढ़ाई जब इसने पूरी कर ली थी 715 ईस्वी में, तो यहाँ पर उन लोगों ने, जो वालिद प्रथम के जो लोग थे, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ के उसको मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया और उसको जो बेल की खाल होती है उसमें सिलकर लेकर आ गए और पेश कर दिया 3 दिन के भीतर वालिद प्रथम के सामने। जब वालिद प्रथम के सामने इसको पेश किया मोहम्मद बिन कासिम को, और उसने बेल की खाल को हटाया जब, तब मोहम्मद बिन कासिम को देखा इन दोनों ने, सूर्य देवी और परमल देवी, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई, वो काफ़ी खुश हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला ले लिया। कैसे? भाई उन्होंने ये कह दिया भड़काने के लिए, भाई वालिद प्रथम और मोहम्मद बिन कासिम को आपस में भड़काने के लिए क्या कर दिया? वालिद प्रथम को भड़काने के लिए कि साहब हम आपके लायक नहीं रहे क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा कोमार्य भंग कर दिया। फिर ये गुस्से में हो गया, उसने मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। ठीक है, मरवा दिया और उसने कह दिया कि खुदा का जो खलीफा होता है उसके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसकी सज़ा क्या है? मौत है। मोहम्मद बिन कासिम को मारकर बेल की खाल में लेकर आ गए और जैसे इनको दिखाया तो ये काफ़ी प्रसन्नचिन हुई और काफ़ी खुश होकर कह दिया कि ये खलीफा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कभी भी हमें छुआ भी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने कभी छुआ भी नहीं, कभी अपनी नज़र उठाकर भी हमें नहीं देखा, लेकिन हम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए हमने ये मंदगढ़न जो कहानी थी वो आपको बताइए। इससे और ज़्यादा गुस्से में हो गया वालिद प्रथम। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कौन मारा गया? मोहम्मद बिन कासिम। इतना आग बबूला हो गया कि उसने इन दोनों को, जो सूर्य देवी और परमल देवी थी, उनको आग के हवाले कर दिया। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका अंत हुआ। एक छोटी सी कहानी थी, किस तरह से कौन सी कहानी बनी, तो उनको मार दिया गया। उसके बाद में हम बात कर रहे थे ब्राह्मणवाद की। ब्राह्मणवाद में फिर से अब जब मोहम्मद कासिम मर गया, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो क्या हो गया? मारा गया। मारे जाने के बाद में जो अल हिंद के राजा थे, एक इतिहासकार था बालादूरी, उसने ये कह दिया कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद फिर से जो अल हिंद के राजा थे उन्हें अपना साम्राज्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई और ऐसा ही हुआ। अल हिंद के जो राजा थे उन्होंने अरबियों का डटकर सामना किया और अपना साम्राज्य फिर से
स्थापित कर लिया। और राजा कौन बना? जय सिंह, हुल्ली शाह। जय सिंह कह दो या हुल्ली शाह कह दो, एक ही चीज है, ठीक है। और जय सिंह कौन था आपको पता है, किसका बेटा था? दाहिर सेन का बेटा था। ये राजा बन गया, लेकिन फिर भी जो अरबी जो इस्लामिक व्यक्ति थे उनके साथ इनका संघर्ष चलता रहा। और उस समय जो अरब का जो सूबेदार था जुनैद के साथ जय सिंह का क्या हुआ? संघर्ष। और इस संघर्ष में जय सिंह मारा गया, ठीक है। ये अंतिम इसका संघर्ष था। यानी कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम जब तक था तब तक अरबियों का अधिकार था सिंध के ऊपर, लेकिन जैसे ही मारा गया उसके बाद में अल हिंद के जो राजा थे वो वापस एकत्रित हुए और उन्होंने अरबियों का डट के सामना किया, अपना फिर से साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रही और अंत में जो जय सिंह राजा था इसको भी किसने मार दिया? अरबियों के सूबेदार जुनैद ने, ठीक है। जुनैद के साथ ये संघर्ष में मारा गया और इस प्रकार इसकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ हमने देख ली है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है अरबों पर प्रभाव। यानी कि भारत का, जब भारत के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया, जीत लिया सिंध को और भारत के कुछ प्रांत को, तो भारत का अरबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? देख लीजिए, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति के साथ जब मिलाप होता है तो कुछ बातें हम उस संस्कृति की सीखते हैं और कुछ बातें वो हमारी इस संस्कृति की सीखते हैं। तो उसका एक सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो है जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, यानी कहने का मतलब जब अरबी यहाँ पर आ गए, उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, तो यहाँ की जो भारत का दर्शन था या विज्ञान था, गणित था, चिकित्सा था या ज्योतिष, इन सभी चीज़ों ने जो अरबी लोग थे उनको काफ़ी प्रभावित किया। क्योंकि विश्व गुरु भारत क्यों था, इसीलिए लोग इसको भारत को विश्व गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का चाहे दर्शन हो, विज्ञान हो, गणित हो या चिकित्सा या ज्योतिष हो, इन सभी चीज़ों ने जो अरबी व्यक्ति थे, इस्लामिक जो व्यक्ति थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय संस्कृति, जो संस्कृत के जो ग्रंथ थे, भारतीय संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनका अरबी में अनुवाद करवाया, ठीक है। यानी कहने का मतलब इतने ये प्रभावित हुए भारतीय संस्कृति से, दर्शन से, विज्ञान से, कि उन्होंने जो भारतीय जो ग्रंथ थे जो भी संस्कृत में लिखे हुए थे, उन अधिकतर जो ग्रंथ थे उनका कौन सी भाषा में अनुवाद करवाया? अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, जिसमें प्रमुख रूप से अनुदानित 2 ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ब्रह्मगुप्त के, जो ब्रह्मगुप्त के 2 ग्रंथ थे वो अनुदानित ग्रंथ थे और वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। एक तो था ब्रह्म सिद्धांत, और दूसरा था खांडक्य, खांडयक, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब अरबी अनुवाद करवा दिया भारतीय ग्रंथों का, जिसमें अनुदानित 2 ग्रंथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, एक तो ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और एक खांडयक। ये 2 ग्रंथ ऐसे थे जिनका इनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे और ये दोनों ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने एक देख ली कि अरबों पर, भारत का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। यही प्रभाव पड़ा, ये इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हुए। प्रभावित होकर इन्होंने जो भारतीय ग्रंथ थे उनका अनुवाद काय में करवा दिया? अरबी भाषा में करवा लिया। फिर उसके बाद में आपको पता है अंक या दशमलव जो प्रणाली थी उसका भारत में उदय हो चुका था। तो कहने का मतलब अंक, दशमलव और खगोल शास्त्र, चिकित्सा, यानी कि
अंक गणित हो या दशमलव हो, खगोल शास्त्र, चिकित्सा आदि के जो मौलिक सिद्धांत थे, जो भी हमने पढ़ा है, अंक हो, दशमलव हो, खगोल शास्त्र हो, चिकित्सा हो, आदि के जो भी मौलिक सिद्धांत थे उन्हें सीखा उन्होंने, इन चीज़ों को सीख के गए यहाँ से। अंक गणित के बारे में सीखा, दशमलव प्रणाली के बारे में सीखा, यहाँ के खगोल शास्त्र के बारे में सीखा, यहाँ की जो चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में सीखा, और यहाँ से सीखकर भारतीय ज्ञान का प्रचार अन्य पश्चिमी देशों में करने लग गए। यानी कि बाहर से इन्होंने कई चीज़ें सीखी और जहाँ जहाँ अरबी गए उन्होंने भारतीय संस्कृति का क्या किया, प्रचार किया। यानी भारतीय संस्कृति पश्चिमी देशों में भी फैलने लग गई। तो ये हो गया अरबों का प्रभाव, कि किस तरह से अरबों का प्रभाव रहा। ठीक है, प्रभाव में आपको बता दिया ना क्या क्या चीज़ें, कि भाई यहाँ के ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा को देखकर यहाँ से काफ़ी प्रभावित हुए। और यहाँ के जो कई ऐसे ग्रंथ थे संस्कृत भाषा के, उनका किस में अनुवाद करवाया, अरबी भाषा में। ठीक है, जिसमें ब्रह्म सिद्धांत और खाड़ियक ये काफ़ी प्रसिद्ध थे ब्रह्मगुप्त के। उसके बाद में जो अंक, दशमलव, खगोल शास्त्र, इनके बारे में ज्ञान लिया और इसके ज्ञान का कहाँ कहाँ विस्तार किया, पश्चिमी देशों में। अब है सफलता के कारण, यानी कि अरबियों ने जो सफलता प्राप्त की, अरबी सफलता के कारण, यानी कि भारत में जब अरबी आए तो अरबी सफल क्यों हुए, उसकी कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो है वो यही है कि जो दाहिर सेन था उससे जो सामान्य वर्ग था वो इससे क्या था, असंतुष्ट। यानी कि अरबी सफलता के कारण क्या थे, पहला तो क्या कारण था कि जो दाहिर सेन के राज में जो सिंध के जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे वो इससे क्या थे, असंतुष्ट। यानी कि पूरी तरह से वो दाहिर सेन का साथ या सहयोग नहीं दे रहे थे। प्लस दाहिर सेन का अन्य लोगों के साथ तालमेल, सौहार्द व सहयोग की भावना का अभाव। यानी कि पहला क्या हुआ कि दाहिर सेन के जो राज में सामान्य वर्ग था वो इससे क्या था, असंतुष्ट था, संतुष्ट नहीं था। प्लस दाहिर सेन का अन्य लोगों के प्रति तालमेल का, सौहार्द का और सहयोग की भावना का क्या था, अभाव था, जिसकी वजह से अरबी क्या हो गए, सफल हो गए। उसके बाद में जो आक्रमण करके अरबी शासन की स्थापना किसने करवाई थी यहाँ पर, पहले इस्लामिक व्यक्ति ने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था तो वो क्या था, एक योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन कासिम एक काफ़ी योग्य व्यक्ति था। धन प्राप्ति की लालसा हो या उसकी योग्यता हो या फिर उसका साहस हो, उसका कुशल नेतृत्व हो, मजहबी प्रचार हो, तो कई ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से भी अरबियों को यहाँ पर सफलता मिली। पहला तो ये हो गया। और दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि जो कासिम था, कासिम की योग्यता हो गई, साहस, कुशल नेतृत्व और मजहबी प्रचार, धन लालसा, ये कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मजबूती के साथ उसने सिंध के ऊपर आक्रमण किया और सफलता प्राप्त की। यानी कि ये चीज हो गई अरबी सफलता के कारण। समझ गए, दो कारण मुख्य रूप से थे। एक तो दाहिर का सामान्य वर्ग असंतुष्ट था, सहयोग, सौहार्द और जो तालमेल था उसका अभाव था, इसलिए जो अरबी आक्रमक जब यहाँ आक्रमण करने आए तो उसको सहयोग नहीं मिल पाया दाहिर सेन को, इन लोगों का। उसके बाद में जो कासिम था वो काफ़ी योग्य शासक था, योग्य राजा था, योग्य इस्लामिक राजा था, जिसने अपनी कुशलता का परिचय दिया और पूरे सिंध को लगभग उसने जीत लिया। यानी कि कासिम की योग्यता कह दो, उसकी बहादुरी या साहस कह दो, या उसका कुशल नेतृत्व कह दो, या अपने धर्म का प्रचार करने की एक लालसा जो उसके अंदर थी, या धन प्राप्त करने की लालसा ने उसको इस काबिल बना दिया कि उसने सिंध के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये चीज़ें सारी हमने क्लियर कर ली है। क्या क्या हमने पढ़ लिया आज? हमने
अरब के बारे में देख लिया, अरब आक्रमणकारियों के बारे में।